नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको चमोली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अपने आप में आदर्श है। उत्तराखंड के अन्य गांवों को भी यहाँ से पलायन नहीं हुआ, यहाँ पशुधन बचा, यहाँ हरियाली बची, यहाँ पर तमाम जो कुरीतियां हैं उन्होंने पैर पसारने से पहले हमारी बहनों ने, मंगल दल की बहनों ने अपना एक अच्छा अभियान यहाँ पर चलाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे काम पूरे होने हैं, काम आगे बढ़ने हैं। तो आपको आदर्श ग्राम घोषित होते ही वो सब प्रक्रिया दिखाई देगी, जो अन्य गांवों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेगी आने वाले समय में। और ये जिम्मेदारी जहां प्रशासन की है, सरकार की है, वहीं गांववासियों को भी अपने गांव के विकास के लिए तत्पर होकर आगे आना होगा। हमारे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, सभी को। और जीआईसी भराड़ीसैंण का सुधारीकरण का कार्य भी गतिमान है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में इस गांव की पहचान आगे बढ़ेगी और पूरे गांव को सारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हर विभाग आपके गांव में पहुंचेगा कि हर विभाग अपनी तरफ से यहाँ पर क्या काम कर सकता है, वो किस रूप में अपना योगदान कर सकता है। यहाँ सभी संभावनाओं पर विचार होगा। अभी आते आते हम लोग अनेक संभावनाओं पर विचार कर रहे थे कि जो हमारा गौचर का हवाई अड्डा है, गौचर का हवाई अड्डा चल जरूर रहा है, लेकिन अभी हमने बात की है कि जल्दी कुछ फ्लाइटें, छोटे हवाई जहाज भी वहां पर आए। तो छोटे हवाई जहाजों के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो चौखुटिया का एक बड़ा मैदान है, उस चौखुटिया के मैदान का भी हम आकलन करवाएंगे। उसका भी एक पूरी तरह से जो है आकलन करेंगे कि क्या वहां पर आने वाले समय में अच्छी हवाई पट्टी बन सकती है। क्या आप सब लोगों के आसपास इसके बनने से अनेक प्रकार की जो विकास की संभावनाएं आने वाले लोगों के लिए सुगम होगा, सरल होगा। क्षेत्र के लोगों के लिए पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हमने गौचर से देहरादून की हवाई सेवा शुरू की है, जिसमें हेलीकॉप्टर से अब ये सेवा लगातार अविरत रूप से जारी है, जिसके कारण से आपदा के समय में, किसी समय इमरजेंसी के समय में, किसी को दुख तकलीफ के समय में आसानी से देहरादून आना जाना उनका हो पाएगा। उसको और बड़े स्तर पर हम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम हैं। मोटे अनाजों की पैकिंग ग्रेडिंग के लिए भी हम यहाँ पर एक मशीन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और साथ ही गांव की महिला मंगल दल के लिए आवश्यकता अनुसार जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करना चाहती हैं, उसके लिए भी निश्चित रूप से हम आप सबके प्रोत्साहन के लिए तैयार रहेंगे। और आज 1 लाख रुपए का चेक भी जो है हमारी महिला मंगल दल के लिए यहाँ पर हम लोग बना के लाए हैं, जिससे कि वो आप अपना काम और अच्छे से हमारी बहनें सब कर सकें। और हमारे विधायक जी भी समय समय पर आप सब लोगों के लिए बहुत सारे कामों को कहते रहते हैं। उन सभी कामों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी क्षेत्र पंचायत की प्रमुख शशि सोरेल जी ने कहा है कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला जो विकासखंड गैरसैंण में हुआ था, उसके लिए आवश्यक धनराशि हम वहां से उपलब्ध करा देंगे। ये जल्दी ही, क्योंकि आपका उत्तराखंड की गैरसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसके बाद गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर चर्चा की जाएगी। तो गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हमने कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस तीनों को लगभग 60 प्रोविजन के अंदर बाध्य बनाया है कि समय मर्यादा में अपना काम पूरा करे। 60 प्रोविजन। और
जेलों को भी हमने बाध्य बनाया है कि एक निश्चित अवधि के बाद अगर ट्रायल नहीं चल रही है तो कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है इसके छोड़कर जेल अधिकारी ने ही इसकी बेल के लिए प्रोसेस रखनी है कोर्ट के अंदर। और हमारा प्रयास है कि संविधान दिन के पहले ये देश की जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी 1/3 सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है, ऐसा एक भी कैदी नहीं। पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और पुलिस को ताकत देने के लिए भी ढेर सारे काम किए। अब ये सारे खाका एक प्रकार से बनकर पड़ा है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? और उसका विश्लेषण कर अपराधों की संख्या को रोकने के लिए, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम हमारी व्यवस्था में, प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस तरह के इश्यू को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे। सैकड़ों हैकाथॉन होने चाहिए समस्याओं के निवारण के लिए। एआई के जानकार एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर साइलोज में पड़े हुए डेटा की उपयोगिता को हमने परिणामलक्षी बनाना पड़ेगा और इससे जो एनालिसिस आता है उसका प्रैक्टिकल विश्लेषण कर हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए। 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकल है, लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्षेत्र को भी हमने R&D में जो विश्वास करते हैं ऐसे सभी क्षमतावान लोगों के साथ मिलकर BPRND और पुलिस। वहीं झांसी अग्निकांड मामले में समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान गेट नंबर 1 पर धरने पर बैठकर कार्रवाई की मांग की। मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को इस दौरान गिरफ्तार भी किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झांसी अग्निकांड मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्राचार्य और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में भी लिया। बता दें, कुछ दिन पहले झांसी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट के बाद झांसी के एक निजी नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट के बाद कई नवजात बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। धरने पर वो बैठ गए और प्राचार्य और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। साथ ही पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए, मामले को नियंत्रण में करने के लिए कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। खबर झांसी से है, जहां कुछ दिन पहले एक निजी नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्राचार्य और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने झांसी मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। झांसी अग्निकांड में कई नवजात बच्चों की जान चली गई थी। झांसी के एक निजी नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें 10 से ज्यादा नवजात बच्चों की जान चली गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। तो झांसी में एक निजी नर्सिंग होम में आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट के कारण, जिसमें कई नवजात बच्चों की जान चली गई थी। इसी मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं शेख गुल मोहम्मद के पास। शेख गुल, अगर बात करें जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, झांसी अग्निकांड में कई नवजात बच्चों की जान चली गई थी। अब समाजवादी पार्टी इसी मामले को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के कई छात्र नेताओं ने झांसी मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के बाहर प्रदर्शन किया। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि शुक्रवार की देर रात झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में अचानक आग लग जाती है। आग इतनी भयानक थी कि इस आग तांडव में 12 नवजात शिशुओं की अभी तक मौत हो चुकी है, जिसके बाद शासन और प्रशासन द्वारा कई टीम गठित की गई है जो कि इस मामले की जांच कर रही है। वहीं आज झांसी के अंदर समाजवादी पार्टी के युवा नेता झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और गेट नंबर 1 के सामने धरना प्रदर्शन देते हैं। जी बिल्कुल शेख गुल, जिस तरह से आपने बताया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और छात्र नेता झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, वहां प्रदर्शन भी किया। अभी अगर स्थिति की बात करें, अभी क्या स्थिति शांत है? धरना प्रदर्शन में यहाँ पर सरकार पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वही झांसी जिला मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है नरेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जैसे ही इस धरना प्रदर्शन के बारे में झांसी पुलिस और नवाबाद थाना पुलिस को जानकारी प्राप्त होती है, तत्कालीन प्रभाव से यह भारी मात्रा में पुलिस पहुंचाई जाती है और यहाँ पर उन युवा नेताओं को उठाने का प्रयास किया जाता है। जब युवा नेता वहां से नहीं उठते हैं तो पुलिस अपने बल के साथ उनको यहाँ पर जो रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है, हमारे चौकी पर युवा नेताओं को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया शेख गुल? जी अभी कुछ युवा नेताओं को यहाँ से ले जाया गया है और उनसे बातचीत हो रही है। अभी हमारे साथ भी कुछ यहाँ युवा नेता जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रहा है पूरा मामला। क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह यादव है। मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा हूँ। क्या हुआ आज यहाँ पर? आज हमारे छात्र नौजवान समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवानों ने प्रशासन के खिलाफ यहाँ धरना दिया है, आवाज बुलंद की है और जो नवजात शिशुओं की बहुत मृत्यु हुई है उनके साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनको हक दिलाने के लिए समाजवादी युवा आए हैं। आज यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी जांच कमेटियां आई हैं वो केवल लीपापोती कर रही हैं। जैसे कि बात की जाए धरने पर यहाँ पर इतने तमाम लोग बैठे थे, उसमें से कितने लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है? पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, संख्या जरूर 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी की युवा साथी, हर एक युवा साथी 100 के बराबर है, उसको संख्या कम ना कम है और समाजवादी पार्टी के सारे यूथ विंग के लोग रोज धरना प्रदर्शन करेंगे, रोज ज्ञापन करेंगे जब तक ये सरकार एनएस सेंगर को, मुख्यमंत्री के सजातीय रिश्तेदार को बर्खास्त नहीं करेगी। यहाँ पे जो भी स्टाफ था, जिन लोगों ने इसमें कोताही बरती है जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जब तक समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे, सड़कों पे बैठेंगे, हमें जो भी करना पड़ेगा। जैसे कि बात की जाए कि जांच कमेटी बना दी गई है, वो लगातार प्रयास कर रही है, जांच कर रही है। आज भी NICU वार्ड का जो सीन था वो रिक्रिएट किया गया है ताकि जो बिंदु है, जो जांच के विषय है, सर्किट पॉइंट है, लोड कितना था, इन सब चीजों को जांच की जा रही है। तो क्या आप इस जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए जांच केवल लीपापोती के लिए की जा रही है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। सरकार केवल नाकामी को छुपाने के लिए ये काम कर रही है और उसकी जगह पे अगर कोई पीडीए की सेंगर साहब की जगह अगर कोई पीडीए का अधिकारी होता तो अभी तक उसका घर पटक दिया गया होता, उसका मकान पटक दिया गया होता, उसे बर्खास्त कर दिया गया होता। आखिर एनएस सेंगर साहब को क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के सुजातीय रिश्तेदार है। मैं उप मुख्यमंत्री जी से चैलेंज करता हूँ, अगर आप उप मुख्यमंत्री है, बिल्कुल, यानी शेखपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब आगे इस मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ती है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। शेखपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं यूपी सरकार भले ही सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती हो, लेकिन वास्तव में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था हवाई ही साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जौनपुर गोलीकांड में घायल अधेड़ 4 दिनों से उपचार के लिए जौनपुर से लेकर वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में दर भटकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि अधेड़ को पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। गोली अभी भी घायल के पैर में फंसी हुई है। किस साजिशों के शिकार हो गए, जितना दिल साफ था उतना ही गुनहगार हो गए। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, हम अपना दुखड़ा किसे बताऊं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जौनपुर के सागन के रहने वाले राम अवध की, जो कि बीते 3 दिन पहले एक बारात में गोली लगने से घायल हो गए थे। हालांकि गोली लगने घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गरीबी और बेबस के कारण जो है दर भटकने को मजबूर है। कहने को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बड़े दावे करते हैं। आखिर क्या इनकी जो है आरोप है, सीधा हम एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। और हर्षित जी, क्या हुआ था? दरअसल हुआ ये था कि ये गए हुए थे शादी में, वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको अब गोली कैसे लगी वहाँ पे तो हम थे नहीं, लेकिन पुलिस सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुए वीडियो को देखी, उससे आरोपियों को गिरफ्तार की। लेकिन पुलिस को इनका साथ नहीं दी पुलिस कि इनको ले चले, यहाँ से रिफर कर रहे हैं वहाँ जौनपुर सदर में, फिर सदर से रिफर कर रहे हैं BHU में, लेकिन रिफर पेपर ही नहीं है इन लोग के पास। और पुलिस इनको मतलब साथ खड़े रहने के साथ इनके खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पुलिस वहाँ गई, इनको देख के और चली आई यहाँ पे। आखिर घटना लगभग 4 दिन होने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या किया? पैर में गोली लगी है, बताया जाए गोली फंसी हुई है अभी, तो क्या मांग है आप लोग की? मांग तो यही है सर कि उनको जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनकी इलाज करवाया जाए, जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए इनको, क्योंकि इनको दिक्कत हो रहा है, पैर में गोली अटकी हुई है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है स्वास्थ्य विभाग बहुत ही बेहतर है, और आखिर स्वास्थ्य विभाग का क्या कहा जाए, हम लोग तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे पहले, लेकिन अब तो पत्थर दिल की चिड़िया कहने लायक।
वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी पार्टियों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांगे की हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच ना करे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई तरह की मांगे चुनाव आयोग के सामने रखी है, जिसमें यह भी कहा गया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्का पहनकर आती है, उनकी आईडी के जरिए उनकी जो है बुर्का ना हटाया जाए, किस तरह से इन मांगों को देखें? देखिए रिया, उपचुनाव में जिस तरह अब बुर्का पे बवाल शुरू हो गया है और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी मांग कर डाली है कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब न हटाया जाए। इससे कहीं न कहीं मतदान प्रतिशत घटेगा। और लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने काफी संख्या में वोट नहीं डाला था। उसकी वजह सपा ने यह बताई है कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर उन्हें भयभीत किया जाता है और साथ ही साथ इससे महिलाएं डर जाती हैं। हालांकि वहीं अगर पलटवार की बात करें तो समाजवादी माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से यह कहा जाता है कि बोगस और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पहचान पत्र से चेहरा मिलान किया जाता है और तभी वोट डाला जाता है। समाजवादी पार्टी यह मांग बेवजह कर रही है। फिलहाल जिस तरह से उपचुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चाहे मतदाताओं को कथित तौर पर धमकाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ट्वीट कर रही है या फिर लाल कार्ड देने को लेकर। अब जिस तरह से बुर्का पर सियासत तेज हो गई है और बिल्कुल, क्योंकि आसिफ अब बेहद कम समय रह गया है, महज कुछ घंटों की और बात है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। ऐसे में उससे पहले समाजवादी पार्टी ने जो मांग की है और जिस तरह से अब मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम मतदाताओं के नकाब को लेकर जिस तरह से सियासत गर्मा गई है, किस तरह से इसे देखें? क्या चुनाव में इसका किसी तरह का असर? देखिए, कहीं न कहीं रिया, अगर बात किसी समुदाय की अगर कोई नेता उठाता है तो उसका खास मकसद रहता है कि वह वर्ग उसके पक्ष में आ जाएगा, उसका हितैषी बन जाएगा और मतदान के दिन उसे ही वोट करेगा। अब जैसे जिस तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, संविधान और इसके साथ साथ अब नकाब को लेकर जिस तरह से एक बड़ी मांग कर डाली है, तो समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसके पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि जो चेहरा मिलान का जो बात कही जा रही है, निर्वाचन आयोग हमेशा से करता चला आ रहा है। बिल्कुल, यानी यूपी उपचुनाव के रण से पहले जिस तरह से अब एक नया विवाद मुस्लिम मतदाताओं की, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके नकाब को लेकर छिड़ गया है, उसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे